Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be explaining you the chapter Nationalist Movement in Indochina, which is the second chapter of your history textbook. So अभी तक हम पढ़ते आए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एक और आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप. तो बेसिक आइडिया जो इन चैप्टर्स का है वो हमें सेम ही है कि कैसे एक फॉरेन पावर आती है, एक कंट्री को रूल करने लग जाती है और फिर कैसे उस कंट्री के लोग रियलाइज करते हैं दैट येस वी शुड फाइट फॉर आवर फ्रीडम, और उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या क्या मूवमेंट स्टार्ट होती हैं. ठीक है, सो इस चैप्टर में भी हमें कुछ कुछ ऐसे ही पढ़ना है कि सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है हमें इंडो चाइना रीजन का, वियतनाम बेसिकली. उसके बाद फ्रेंच जो आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, उन्होंने इस पे रूल करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. उसके बाद वियतनामीज ने कैसे इस चीज को अपोज किया और कैसे फाइट किया. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज अर्ली हिस्ट्री. इंडो चाइना कंप्राइजेस ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, मतलब आज की डेट में जो वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया रीजन है उसको हम इंडो चाइना कहते थे. मैप में ये आपका दिखाया हुआ है लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया. सो इस पूरे रीजन को बेसिकली इंडो चाइना कहा जाता था. ठीक है, सो इस एरिया में, इस रीजन में बेसिकली चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा डोमिनेंट था. तो यही आपका टॉपिक है एक कि चाइनीज इन्फ्लुएंस कैसे था. ठीक है, इस रीजन में. सो इट्स अर्ली हिस्ट्री शोज दैट मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया अंडर द शैडो of the powerful empire of China. Even when an independent country was established in what is now northern and central Vietnam, its rulers continued to maintain the Chinese system of government as well as Chinese culture. ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही इस रीजन पे चाइनीज कल्चर बहुत डोमिनेंट रहा है. ठीक है, now Vietnam was also linked to the maritime Silk Route, but that brought in goods, people and ideas. Silk Route हम सबको पता है, ठीक है, जो कि जिसपे हैवी ट्रेड होती थी, तो वियतनाम was also connected to it. And other networks of trade connected it to the hinterlands where non-Vietnamese people such as Khmer Cambodians lived. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस रीजन के बारे में, इंडो चाइना रीजन के बारे में. ठीक है, कि ये ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है और इसके बाद इस पे चाइनीज इन्फ्लुएंस कब से है, किस फॉर्म में है. ठीक है, नाउ अब आते हैं फ्रेंच. ठीक है, जो फॉरेन पावर है जिसने इस पे रूल करना स्टार्ट किया, फ्रेंच डोमिनेशन. So the French troops landed in Vietnam in 1858 and by mid-1880s they had established a firm grip over the northern region. तो जैसे ही हमारा 19th सेंचुरी में इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का जो होल्ड था वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी. ठीक है, 19th सेंचुरी मिड कह सकते हो आप, मिड 1850s जो लिखा है इसमें ही आए थे एंड 1880s में इन्होंने अपना काफी स्ट्रांग बेस बना लिया था वियतनाम में, फ्रेंच ने. Now after the Franco-Chinese War, the French assumed control over Tonkin and Annam. ये दोनों जगह के नाम है वियतनाम में, Tonkin and Annam, and in 1887 French Indochina was formed. ठीक है, 1887 तक प्रॉपरली फ्रेंच उस पे डोमिनेट, उस पे कब्जा कर चुके थे. ओके, तो सबसे पहले उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि वाई शुड कॉलोनी, का मतलब हमें पता है, नीड ऑफ कॉलोनी फॉर द फ्रेंच. कॉलोनी मतलब एक फॉरेन कंट्री जिसको आप रूल कर रहे हो, जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, सिमिलरली वियतनाम बिकेम अ कॉलोनी फॉर द फ्रेंच पीपल. सो नीड कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने कि ठीक है कि व्हाई डू वी नीड कॉलोनीज टू रूल. सो फॉर मेनी यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज वर कंसिडर्ड एसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स. Moreover, the colonizers thought it was the mission of the advanced European nations to civilize the backward people. तो फर्स्ट रीजन इन्होंने क्या बताया, क्योंकि ये जो यूरोपियन मेनली जो कॉलोनाइजर्स थे, जो रूलिंग कंट्रीज थे, वो कहाँ से आ रहे थे, यूरोप से, और मेनली मेजरली वो एशियन कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रहे थे. तो उनका पॉइंट क्या था कि बिकॉज वी नीड रॉ मटेरियल्स, वी नीड रिसोर्सेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट गुड्स इन आवर कंट्री, सो ये रिसोर्सेज हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे अपनी कॉलोनीज से. तो दैट इज वाई वी नीड मोर एंड मोर कॉलोनीज, ताकि हमें चीप रेट्स पे, रीजनेबल रेट्स पे रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज मिलते जाएं. ठीक है, एंड सेकेंड रीजन क्या है, जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अपने आप को बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न समझते थे. ठीक है, सो उनको लगता था कि ये उनका धर्म बनता है, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि दुनिया के जितने भी बैकवर्ड देश हैं उनको ये मॉडर्नाइज कर दें. ठीक है, उनको ये आगे एडवांस बना दें. सो सेकेंड रीजन ये हो गया हमारा. ऑब्वियसली ऐसा कुछ था नहीं, इनका अपना बनाया ये थॉट प्रोसेस था.
Now, for increasing the cultivation, the French began to build canals to irrigate the land in the Mekong Delta. This helped in increasing the rice production. ये जितना भी डेटा है ये बेसिकली राइस प्रोडक्शन, कल्टीवेशन कैसे बढ़ाई फ्रेंच ने रादर इस वियतनामीज रीजन में, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है. द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन वेंट अप फ्रॉम 2,74,000 हेक्टेयर्स इन 1873 टू a staggering of 1.1 million hectares in 1900 and 2.2 million in 1930. तो देखिए कम टाइम पीरियड में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन. Vietnam exported 2/3 of its rice production and by 1931 it had become the third largest exporter of rice in the world. तो फ्रेंच के आने के बाद फ्रेंच ने बेसिकली क्या किया, अपने बेनिफिट के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने राइस कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बूम दे दिया एंड इसकी वजह से वियतनाम बिकेम दी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड. ओके, नाउ तो ये था कल्टीवेशन. आफ्टर दैट द फ्रेंच बिगैन टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. दिस वाज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर ट्रेड एंड ऑल्सो फॉर मूविंग मिलिट्री गैरिसन्स इन द एंटायर रीजन. ठीक है, अब ये भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया. ठीक है, जो भी गुड्स उनको ट्रांसपोर्ट करने होते थे या फिर जो भी मिलिट्री पर्सनल उनको ट्रांसपोर्ट करने होते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया ताकि उनको ईज हो, फ्रेंच को ईज हो. Construction of a Trans-Indo-China rail network began in this period and the final link with Yunnan in China was completed by 1910. The second line was built to link Vietnam to Siam, जिसको थाईलैंड कहते हैं हम. तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया कि एक तो उन्होंने कैसे क्या रीजंस दिए कि व्हाई डू वी नीड द कॉलोनीज, उसके बाद क्या क्या उन्होंने चेंजेस लेके आए वो बिगिनिंग में कॉलोनीज में. नाउ शुड कॉलोनीज बी डेवलप, तो इसमें आपको एक पॉल बर्नार्ड हैं फ्रेंच थिंकर, उनके व्यूज जानने को मिलेंगे इस टॉपिक में. Paul Bernard was an eminent French thinker. He believed in developing infrastructure in Vietnam so that people could become more prosperous. If the economy was developed and the standard of living of the people improved, they would buy more goods. The market would consequently expand, leading to better profits for French business. And a prosperous public would mean a better market for the French business. He also advocated for land reform so that the farm output could be improved and industrialization would be essential to create more jobs. इन्होंने भी बेसिकली जस्टिफाई करने की ही कोशिश की है, ठीक है, कि कॉलोनीज क्यों बननी चाहिए. सो आपको ये ऐसे शॉर्ट नोट में आ सकता है कि व्हाट वाज पॉल बर्नार्ड्स व्यूज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज. तो उनका व्यू ये था कि जितनी ज्यादा कॉलोनीज बनेंगी और जितना ज्यादा उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी ज्यादा लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी. ठीक है, लोगों के टेस्ट बदलेंगे और जो फ्रेंच गुड्स हैं, जो भी फ्रेंच हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में. तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा, फ्रेंच को. ठीक है, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा जॉब्स बढ़ेंगी. अगर ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको हम कैरी आउट करेंगे तो फार्म का आउटपुट बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली हर घूम घुमा के प्रॉफिट किसको हो रहा है, फ्रेंच को. ठीक है, जो भी चेंजेस वो ला रहे हैं कॉलोनीज में वो अल्टीमेटली अपने बेनिफिट के लिए ला रहे हैं. Now the colonial economy in Vietnam was mainly based on rice cultivation and rubber plantation. तो ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सी 2 क्रॉप्स वियतनाम में उगाई फ्रेंच ने. ठीक है, तो राइस एंड रबर. और काम कौन करता था इन फार्म्स में, इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर. ठीक है, इंडेंचर्ड का मतलब है जिनको अपने घर से अलग रहने को फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए और अपने घर वापस नहीं भेजा जाता, उनको अपने रीजन से अलग रखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग इन दी फार्म. सो इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वॉज वाइडली यूज्ड इन रबर प्लांटेशंस. रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज वर सेट अप टू सर्विस दिस सेक्टर. जितना भी प्रोडक्ट्स बनते थे या रॉ मटेरियल्स बनते थे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज वर डेवलप्ड. लिटिल एफर्ट वाज मेड बाय द फ्रेंच टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी. ठीक है, तो उनका ध्यान मेजरली किस पे था, कल्टीवेशन पे, और कम किस चीज पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. ठीक है,
नाउ द डिलेमा, ये तो हमने देख लिया कल्टीवेशन सेक्टर में क्या रोल था फ्रेंच का, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या रोल था। अब हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, फ्रेंच का क्या उन्होंने रोल प्ले किया। द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, ठीक है। नाउ डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आई, फ्रेंच वांटेड टू सिविलाइज द वियतनामीज बाय इम्पोजिंग द मॉडर्न यूरोपियन कल्चर ऑन देम एंड काउंटरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अभी के वियतनाम में अर्ली हिस्ट्री से, अर्ली टाइम से चाइनीज इन्फ्लुएंस चलता आ रहा था, इंक्लूडिंग इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंच क्या चाहते थे कि वो चाइनीज इन्फ्लुएंस हट जाए और उनका कंट्रोल आ जाए, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एजुकेट द लोकल पीपल सो दैट अ लार्ज वर्क फोर्स कुड बी क्रिएटेड फॉर क्लरिकल जॉब्स। तो दो हमने चीजें पढ़ ली, उनके मोटिव क्या थे। सबसे पहले तो अपना कल्चर इम्पोज कर देना, एंड सेकंड, जैसे इंडिया में भी था, जैसे सेकंड पॉइंट है, वो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हम इंडियंस को इसीलिए एजुकेट करें ताकि हमें जो क्लरिकल जॉब्स के लिए स्टाफ चाहिए वो हमें चीप रेट्स पे इंडिया में ही मिल जाए, एजुकेटेड स्टाफ, ठीक है। क्लरिकल जॉब्स के लिए यू नीड एजुकेटेड स्टाफ, और इंडियन ज्यादा चीप होते थे। तो ब्रिटिशर्स का ये बेनिफिट था एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का, और सेम बेनिफिट फ्रेंच का भी था कि इफ वी एजुकेट दीज वियतनामीज वी विल गेट अ चीप स्टाफ फॉर आवर क्लरिकल जॉब्स। अच्छा, they did not want to impart better education as they were afraid that more education could lead to awakening among the local people, which could prove dangerous for the colonial rulers। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उनको एक बेयर मिनिमम बेसिक एजुकेशन देना चाहते थे, हायर लेवल एजुकेशन नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको हमने ज्यादा एजुकेशन दी अच्छे लेवल की तो दे विल बिकम अवेयर, दे विल बिकम नॉलेजेबल, एंड दे माइट स्टार्ट फाइटिंग विद अस, दे माइट स्टार्ट अपोजिंग अस। तो इसलिए उन्होंने एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन उनको दिया जितना उनके लिए बेनिफिशियल था, फ्रेंच के लिए बेनिफिशियल था। उसके आगे दे डिसाइडेड नॉट टू इम्पार्ट एजुकेशन ताकि उनके लिए आगे जाके डेंजर ना बन जाए। तो ये आपको आ सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि आप इसको जस्टिफाई कीजिए कि फ्रेंच ने वियतनामीज को बेटर एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन में क्यों नहीं इंटरेस्टेड थे उनको देने में। सो फुल एक्सेस टू फ्रेंच एजुकेशन वॉज डिनाइड टू वियतनामीज। तो ये 1 मार्क के या 2 मार्क के जस्टिफिकेशन में आ सकता है। वाई वॉज फुल एक्सेस टू एजुकेशन डिनाइड टू वियतनामीज। नाउ दिस वॉज एजुकेशन। नाउ टॉकिंग मॉडर्न, ऑब्वियसली टॉकिंग मॉडर्न का क्या मतलब हो गया आपका, लैंग्वेज, ठीक है। The elites in Vietnam were highly influenced by the Chinese culture। हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। It was important for the French to counter this influence। They systematically tried to dismantle the traditional education system and establish French schools for the Vietnamese, but replacing the Chinese language which was used by the elites was very difficult। तो एजुकेशन में तो फ्रेंच आना चाहते ही हैं, अब ऑब्वियसली वो और क्या चाहेंगे, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लोग अपने डेली यूज में वो चाइनीज थी पहले, चाइनीज से हटके क्या हो जाए फ्रेंच। बट ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि रूट लेवल से किसी आपकी लैंग्वेज को हटा देना। तो उन्होंने क्या सोचा, सम फ्रेंच पॉलिसी मेकर्स वांटेड द यूज ऑफ फ्रेंच एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल्स में, ठीक है। दे वांटेड टू बिल्ड एन एशियाटिक फ्रांस विच कुड बी सॉलिडली टाइड टू द यूरोपियन फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन हमारी कंट्री है फ्रांस, वो क्या चाहते थे कि एक फ्रांस उनका एशिया में भी बन जाए, एशियाटिक फ्रांस, ठीक है। वियतनाम को वो क्या बनाना चाहते थे, एशियाटिक फ्रांस। कैसे कि जैसे उसका सारा जो कल्चर है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, फूड हैबिट्स हैं, क्लोथिंग हैबिट्स हैं, ड्रेसिंग उनकी ग्रूमिंग हैबिट्स हैं, सारी कैसे हो जाए, फ्रेंच की तरह हो जाए, ताकि एक फ्रांस यूरोप में हो जाए और एक फ्रांस एशिया में हो जाए, ठीक है, सिमिलर हो दोनों। तो कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ फ्रेंच पॉलिसी मेकर्स क्या चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज में ही एजुकेशन इम्पार्ट हो स्कूल्स में, एंड सम अदर पॉलिसी मेकर्स वांटेड वियतनामीज टू बी टॉट इन लोअर क्लासेस एंड फ्रेंच इन दी हायर क्लासेस। इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो कुछ पॉलिसी मेकर्स क्या चाहते थे कि लोअर क्लासेस में लोकल लैंग्वेज फ्रेंच वियतनामीज ही यूज हो एंड हायर क्लासेस में फ्रेंच यूज हो। And there was a provision to award French citizenship to those who learned French and acquired the French culture। तो ये उन्होंने एक तरह से उनको लालच देना स्टार्ट किया कि इफ यू स्टार्ट अडॉप्टिंग आर कल्चर एंड आर लैंग्वेज देन यू विल बी अवॉर्डेड आर कंट्री सिटीजनशिप, ठीक है।
सो ये सब उन्होंने स्टेप्स लिए थे. नाउ फ्रेंच पॉलिसी. Only the Vietnamese elite, comprising a small fraction of the population, could enroll in the schools, and only a few among those admitted ultimately passed the school leaving examination. This was largely, ये बहुत important question है, अभी मैं आपको बताऊंगी. This was largely because of a deliberate policy of failing students, particularly in the final year, so that they could not qualify for the better paid jobs. तो ये आपका important point है कि एक तो सबसे पहले तो एनरोलमेंट्स, ठीक है, लोग जो स्कूल में एडमिशन ले पाते थे वो ही बहुत कम थे, ठीक है, और उनमें से भी जो लोग आपके फाइनल एग्जाम्स पास कर पाते थे वो और भी कम थे. और ये डेलिबरेट मतलब इंटेंशनली फ्रेंच करते थे ताकि वो पास ना हो और उनको बेटर जॉब्स ना मिले, हायर जॉब्स, हाईली पेड जॉब्स ना मिल पाए वियतनामीज को, ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई डिड द फ्रेंच deliberately fail the Vietnamese student, especially in the final year, so that they could not qualify for better paid jobs. Now, the school textbooks glorified the ये सारा आपका चल रहा है फ्रेंच का क्या रोल रहा एजुकेशन सेक्टर में और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और क्या क्या उसका रिजल्ट रहा, ठीक है. The school textbooks glorified the French and justified colonial rule, obviously. The Vietnamese were shown as primitive and backward, who were only capable of manual labor. School children were told that only French rule could ensure peace in Vietnam. तो obviously उन्होंने अपने पॉइंट्स बनाने के लिए फ्रेंच ने वियतनाम की टेक्स्ट बुक्स को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि वियतनाम का जो कल्चर है वो बच्चों को बैकवर्ड लगने लगे और जो फ्रेंच का कल्चर है, फ्रेंच की अचीवमेंट्स हैं और फ्रेंच की कैपेबिलिटीज हैं वो उनको बहुत ज्यादा ग्लोरियस लगने लगे, ठीक है. तो उनको बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में क्या पढ़ाया जाता था कि वियतनामीज बहुत बैकवर्ड हैं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ मैनुअल लेबर मतलब फार्म वगैरह के जो काम होते हैं उन काम करने के ही काबिल हैं ये, और ज्यादा हाई पेड जॉब्स के काबिल नहीं है. और अगर वियतनाम को कोई डेवलप कर सकता है, कोई प्रोग्रेस ला सकता है वियतनाम में, तो वो सिर्फ फ्रेंच है. बच्चों को स्कूल में ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी इंटेंशनली, ऑफ कोर्स. सो दिस वाज अबाउट स्कूल एंड लैंग्वेज. नाउ वी कम टू लुकिंग मॉडर्न. लुकिंग का मतलब है उनका ड्रेसअप कैसे चेंज किया और उनकी ग्रूमिंग कैसे, हेयर स्टाइल्स, वे ऑफ ड्रेसिंग, ये सब चीजें कैसे वो चाहते थे फ्रेंच हो उनके अकॉर्डिंग. सो लुकिंग मॉडर्न एज पर द फ्रेंच मेंट एपिंग द वेस्टर्न कल्चर. एपिंग मतलब कॉपीइंग. Short haircut was encouraged while Vietnamese traditionally kept long hair. तो वियतनाम में ट्रेडिशन क्या था पहले जमाने से लॉन्ग हेयर रखने का, बट फ्रेंच क्या चाहते थे, इन ऑर्डर टू लुक मॉडर्न यू हैव टू कीप शॉर्ट हेयर. तो एक स्कूल एस्टैब्लिश किया था इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कूल के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए, कब हुआ और कहाँ पर हुआ. टोंकिन जगह का नाम है, टोंकिन फ्री स्कूल स्कूल का नाम था. और इसकी क्या खास बात है, ठीक है. सो इट वाज स्टार्टेड इन 1907 टू प्रोवाइड अ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या था, इट इंक्लूडेड क्लासेस इन साइंस, हाइजीन एंड फ्रेंच, एंड दीज क्लासेस वर हेल्ड इन द इवनिंग एंड हैड टू बी पेड फॉर सेपरेटली. सो इस स्कूल में बेसिकली क्या था, वो सारी वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते थे, ठीक है, और वो भी पेड बेसिस पे. The school's approach to what it means to be modern is a good example of the thinking prevalent at that time. It was not enough to learn science and Western ideas. To be modern, the Vietnamese had to also look modern. The school encouraged the adoption of Western styles such as having a short haircut. तो उनको obviously बच्चों को जो स्कूल लेवल में सिखाया जाता है वो लॉन्ग लाइफ उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं. तो इस स्कूल में उनको यही सिखाया जाता, पढ़ाया तो जाता ही था साइंस एंड फ्रेंच एटसेट्रा, बट उनको ये चीज प्रैक्टिकल करने भी बोली जाती थी. दैट यू डोंट हैव टू ओनली लर्न द साइंसेज, यू हैव टू अडॉप्ट द साइंसेज, ठीक है. यू हैव टू यूज देम इन योर डेली लाइफ. शॉर्ट हेयर कट एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रॉपरली. आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल नीट होनी चाहिए. तो ये सब चीजें उनको बताई जाती थी दैट यू हैव टू फॉलो इट इन योर डेली लाइव्स. नाउ ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगी स्कूल में. रेजिस्टेंस इन स्कूल मतलब ऑपोजिशन स्टार्ट होगी, ठीक है. जब भी कोई फॉरेन कल्चर आके आपके कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस इज एविडेंट.
सो देखते हैं नाउ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट वाज रिटन इन द करिकुलम। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच ने करिकुलम को, सिलेबस को ऐसा बना दिया था कि वियतनामीज पीपल बैकवर्ड लगने लगे और फ्रेंच ग्लोरीफाई हो जाए। तो जो वहाँ के टीचर्स थे ऑफ कोर्स, उनको पता था दैट दिस इज नॉट द ट्रूथ, सो वो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे। There could be open opposition as well as silent resistance. When the number of Vietnamese teachers increased in the lower classes, it was no longer possible to control what was being actually taught. While teaching, Vietnamese teachers quietly modified the text and criticized what was stated. तो फ्रेंच ने टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा था कि वियतनामीज आर बैकवर्ड पीपल, दे कैन नॉट डू प्रोग्रेस, दे आर ओनली केपेबल ऑफ मैनुअल लेबर, विच वॉज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। तो जब वियतनामीज टीचर्स लोअर लेवल में उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने साइलेंटली सीक्रेटली इन सब फैक्ट्स को, जो फॉल्स फैक्ट्स लिखे थे, इनको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना ही वो बच्चों को आगे पढ़ाते थे ये चीज। उन्होंने अपने लेवल पे इसको चेंज करना शुरू कर दिया और एक्चुअल फैक्ट्स जो थे कि वियतनामीज वर एज गुड एज फ्रेंच पीपल, वो पढ़ाया उन्होंने उनको। ठीक है, The schools proved to be fertile ground for developing the feeling of nationalism among the Vietnamese. By the 1920s, students began to form political parties and publish national journals. तो जैसे जैसे लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस आने लगी, स्टूडेंट्स को, ठीक है, वैसे वैसे दे स्टार्टेड अपोजिंग। ठीक है, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की, पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशनलिस्ट जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब छापने शुरू किए टू स्प्रेड अवेयरनेस। अ मेजर प्रोटेस्ट ऑल्सो टुक प्लेस इन साइगोन नेटिव स्कूल, साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल। द पार्टी ऑफ यंग अनान एंड अनानी स्टूडेंट आर सम एग्जाम्पल्स। तो आप अपने आंसर में एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कि क्वेश्चन आया अगर कि स्टूडेंट्स ने कैसे स्टार्ट किया रेजिस्टेंस, तो इन्होंने पार्टीज बनानी शुरू की एंड यू कैन गिव द नेम्स। The imposition of French education and culture backfired as the Vietnamese intellectuals felt a threat on their own culture. So this is an inevitable point कि जब भी कोई फॉरेन कल्चर इम्पोज करने की कोशिश करेगा, तो जो भी नेटिव लोग हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे अपोज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। Okay, so now hygiene, disease and everyday resistance. ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रेंच वर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन, पर देखते हैं उन्होंने यहाँ पर कैसे सेटअप किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कैसे सेटअप किया था कि जो फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स थी वहाँ पर तो प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन था, पर जो वियतनामीज एस्टेब्लिशमेंट, वियतनामीज एरियाज थे, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पे एपिडेमिक हो गया। ठीक है, महामारी जिसको हम कहते हैं, महामारी फैल गई। तो एक बार देखते हैं। द सिटी ऑफ हनोई वॉज बिल्ड बाई यूजिंग मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, फ्रेंच ने बनाई थी सिटी ये हनोई की, तो उन्होंने सारे साइंटिफिकली एक्सप्लोर करके इसको सेटअप किया था। अ ब्यूटीफुल सिटी वॉज बिल्ट फॉर द कॉलोनियल मास्टर्स। कॉलोनियल मास्टर्स मतलब फ्रेंच पीपल, दे हैड टू लिव देयर इन द सिटी। इट हैड वाइड एवेन्यूज, वेल लेड आउट सीवर सिस्टम, बट द नेटिव क्वार्टर वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद एनी मॉडर्न फैसिलिटी। नेटिव क्वार्टर मतलब जहां पर वियतनामीज को रहना था। ठीक है, तो वहां पर इतना कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। The refuse मतलब waste. The refuse from the old city drained straight out into the river or during heavy rains and floods overflowed in the streets. तो जो मेन सिटी थी उसका जितना भी वेस्ट, ठीक है, वो डायरेक्टली रिवर में वो ड्रेन आउट करते थे, और रेन्स में क्या होता था, ये जो वेस्ट होता था, ये नेटिव क्वार्टर्स जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, उनमें सीधा ये फ्लो करने लग जाता था, फ्लड्स आ जाते थे। The irony was that the sewer system, which was being touted as the symbol of hygiene, became the perfect breeding ground for rats and led to the plague epidemic in Hanoi. तो बहुत ज्यादा रैट्स की प्रॉब्लम बढ़ गई इस सीवेज की वजह से, वेस्ट की वजह से, कि उसको प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाए ये लोग, तो रैट्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई और इस वजह से प्लेग फैल गया। प्लेग इज एन एपिडेमिक, इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय रैट्स। और रैट्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच को एक पॉलिसी स्टार्ट करनी पड़ी। एक उनको आइडिया आया, एक उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया रैट हंट का। वो देखते हैं क्या हुआ। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ प्लेग, द रैट हंट वाज स्टार्टेड इन 1902।
उसमें क्या था, वियतनामीज वर्कर्स वर हायर्ड फॉर द टास्क एंड वर पेड फॉर ईच रैट बीइंग कॉट. पीपल बिगैन टू कैच रैट्स इन थाउजेंड्स. The payment was done when a tail of rat was shown as a proof that a rat had been killed. ठीक है, तो उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया कि आप जितनी ज़्यादा टेल्स लेके आएंगे रैट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाएगी. बट ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा लूप होल है. लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों ने रैट्स को पकड़ के उनकी सिर्फ टेल्स क्लिप करना स्टार्ट किया और रैट्स को छोड़ देते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेमेंट. पैसे लेने के लिए सिर्फ टेल चाहिए थी, तो टेल्स लेके रैट को वो छोड़ देते थे. सो मेनी पीपल बिगैन जस्ट क्लिपिंग द टेल्स एंड कलेक्टिंग द बाउंटी. बाउंटी मतलब मनी. तो हर जगह ये सब चीज़ें, लूप होल्स लोग फिगर आउट कर लेते हैं. सो मेनी पीपल इवन बिगैन टू रेज द रैट्स टू अर्न मोर. तो कुछ लोगों ने रैट्स को, इतने सारे जो रैट्स की प्रॉब्लम फैली हुई थी, कुछ लोगों ने फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी रैट्स को पालना ही शुरू कर दिया. ठीक है, कि जितने ज़्यादा रैट्स होंगे उतनी ज़्यादा टेल्स उनको मिलेंगी, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे. This incident showed that at some juncture, even the superior power of a colonial master fails and even the weak can assume a very strong bargaining position. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर लाइफ आई थिंक. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं लोग के, भले वो कितने भी सुपीरियर हों, बट दे टेंड टू फेल. और जिसको वो वीक समझ रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे वो कुछ ऐसा, कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे दे कैन राइज. ठीक है, अपने सुपीरियर पावर से ऊपर उठ सकते हैं. तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ. नाउ सो दिस वाज अबाउट हाइजीन एंड डिसीजेस. नाउ रिलीजन एंड एंटी कलोनियलिज्म. ऑब्वियसली वो एजुकेशन पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहते हैं, फ्रेंच कल्चर पे चाहते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल पे चाहते हैं, लैंग्वेज पे चाहते हैं. तो हाउ कैन रिलीजन बी बिहाइंड. ठीक है, तो रिलीजन पे देखते हैं क्या उन्होंने चाहा था. द रिलीजियस बिलीव्स इन वियतनाम वर अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस. क्रिश्चियनिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मिशनरीज. ऑब्वियसली ठीक है, अपना रिलीजन भी वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोग अपनाएं. दे वर इंटॉलरेंट ऑफ इजी गोइंग एटीट्यूड ऑफ द वियतनामीज. From the 18th century, many religious movements turned hostile to the Western presence. Obviously, अब वियतनामीज लोग जो अपना रिलीजन, अपना कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई फॉरेन पावर आके अपना रिलीजन इम्पोज करने लग जाए उन पे. तो यही हुआ. Scholars' revolt of 1969 was one of the early movements against the spread of Christianity. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. Scholars' revolt against Christianity, आपकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हुआ हाउ मूवमेंट आपकी बाय हिन फू सू. ये नाम आपको स्पेलिंग्स के याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशंस थोड़ी है टिपिकल. नाउ हुआ हाउ जो थी, इट वॉज अनदर सच मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट. इट बिगैन, एक तो स्कॉलर्स रिवोल्ट था एंड हुआ हाउ भी. इट बिगैन इन 1939, ईयर यू हैव टू रिमेंबर, and gained great popularity in the fertile Mekong Delta area. ठीक है, it drew on religious ideas popular in anti-French uprisings of the 19th century. तो जैसे scholars revolt एक anti-Christianity movement थी, वैसे ये भी. Okay. The founder of Hoa Hao was a man called Hin Phu Su. He performed miracles and helped the poor. His criticism against useless expenditure had a wide appeal. He also opposed the sale of child brides, gambling and the use of alcohol and opium. तो जितने भी इल्स, जितने भी इविल्स थे सोसाइटी में, उनके अगेंस्ट ये फाइट करते थे. जो हिनफूसू थे, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी. ठीक है, एंड वो क्या चाहते थे कि जितने भी अनड्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं रिलीजन के नाम पे स्पेशली, वो खत्म हो जाए. नाउ द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय हिनफूसू. They declared him mad, called him mad bones and put him in an asylum, in a mental asylum. Obviously, फ्रेंच के खिलाफ कोई मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो they will not tolerate. उन्होंने इसके फाउंडर, इस मूवमेंट के फाउंडर को, हिनफूसू को कैद करके मेंटल असाइलम में डाल दिया. बट द डॉक्टर who had to prove him mad became his follower and finally he was exiled to Laos and many of his followers were sent to concentration camps. मेंटल असाइलम में जो डॉक्टर थे वो इनके फॉलोअर बन गए. ठीक है, तो फाइनली ही हैड टू बी सेंट टू लाओस, और इनके जो फॉलोअर्स यहाँ पर थे वियतनाम में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया उनको, मतलब टॉर्चर करने के लिए.
नाउ क्वेश्चन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ऑल नेशनलिस्ट हैड टू ग्रैपल विद वन सेट ऑफ, क्योंकि फ्रेंच को बहुत ज्यादा था मॉडर्नाइजेशन कि वियतनाम इज अ बैकवर्ड कंट्री एंड इट हैज टू बी मॉडर्नाइज्ड. सो ऑल द नेशनलिस्ट हैड टू ग्रैपल विद वन सेट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज इट टू बी मॉडर्न. तो इसमें बेसिकली आपको दो पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ने को मिलेंगे, देख लेते हैं एक बार. Different answers were offered to such questions. Some intellectuals felt that the Vietnamese traditions had to be strengthened to resist the domination of the West, while others felt that Vietnamese had to learn from the West even while opposing the foreign domination. These differing visions led to complex debates. तो मैं यही क्या दो पॉइंट्स हैं. एक व्यू पॉइंट क्या कहता है कि नहीं, यू हैव टू सिंपली अपोज द फ्रेंच, ठीक है, एंड यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर वियतनामीज कल्चर ओनली, ठीक है. और एक क्या कहता है कि नहीं, आप फ्रेंच से या वेस्टर्न कंट्रीज से सारे मॉडर्न आइडियाज अडॉप्ट करो वाइल अपोजिंग द फ्रेंच, ठीक है, कि नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करो आप अपने कल्चर में, बट यू हैव टू अपोज द फ्रेंच. और दूसरा साइड हमने पहले क्या पढ़ा, वो क्या कहते थे, नहीं, यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव योर अर्ली ट्रेडिशंस, अर्ली कल्चर, पास्ट कल्चर, एंड यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू द फ्रेंच और एनी अदर वेस्टर्न कल्चर, ठीक है. फर्स्ट हमने पढ़ लिया टू रेजिस्ट द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट, एंड सेकेंड हमने पढ़ लिया दैट इट हैड टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट. तो दो व्यू पॉइंट्स थे. तो इसी के हमें अब दो फॉलोअर्स पढ़ने हैं, दोनों व्यू पॉइंट्स के एक एक फॉलोअर के बारे में पढ़ना है हमें. फर्स्ट इज फैन बोई चाओ, ठीक है. आपको टाइमलाइन इनकी याद अगर आप रख सकते हैं तो वेल एंड गुड. नाम एंड स्पेलिंग यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली. So he was a nationalist who was educated in Confucian tradition. He formed the Revolutionary Society with Prince Quang Day as the head, and he met the Chinese reformer Liang Qichao in Yokohama. And the History of the Loss of Vietnam was the most influential book written by Phan Boi Chau. It was written under the strong influence and advice of Qichao, ये जो हमने नाम पढ़ा अभी. The book focuses mainly on two issues: the loss of sovereignty and severing ties with China. Phan became one of the leading figures of the anti-colonial movement in Vietnam. तो इनके बारे में एक ब्रीफ ये राइटअप है, ये आपको आना चाहिए. इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट की, कौन सी बुक लिखी थी, और वियतनाम के नेशनलिस्ट मूवमेंट में ही प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट इज फैन शू ट्रिन. He strongly differed with Phan Boi Chau. He was hostile to the monarchy and opposed to the idea of resisting French with the help of court. His desire was to establish a democratic republic. He was highly influenced by the democratic ideals of the West. तो जो फैन बोई चाउ थे, ठीक है, वो टोटली अगेंस्ट थे फ्रेंच के, ठीक है. वो चाहते थे कि फ्रेंच का जितना भी डोमिनेशन, जितना भी इन्फ्लुएंस है वो टोटली खत्म हो जाए. पर जो फैन चू ट्रिन थे वो चाहते थे कि फ्रेंच के जितने भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी पॉजिटिव आइडियाज हैं, वो वियतनाम अडॉप्ट कर ले, ठीक है. तो ये दोनों ऑपोजिट थे एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स में. सो हिज डिजायर वॉज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कौन? फैन चू ट्रिन. नेक्स्ट वाला पढ़ रहे हैं हम. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द वेस्ट. ही एक्सेप्टेड द फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी. He wanted the French to set up legal and educational institutions and develop agriculture and industries. तो वो चाहते थे कि फ्रेंच के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जितने जो वियतनाम में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ला सकते हैं, वो वियतनाम अडॉप्ट कर ले. और फैन बोई चाओ ये नहीं चाहते थे. तो इन दोनों के बारे में आपको आना चाहिए, और आपको ये आना चाहिए कि कैसे ये दोनों, इन दोनों के व्यू पॉइंट्स डिफर करते थे, ठीक है. तो ये हमारा हो गया व्हाट इज इट टू बी मॉडर्न, और दो फॉलोअर्स उसके. नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ टू कंट्रीज, जापान एंड चाइना. वियतनाम पे और उसकी नेशनलिस्ट मूवमेंट पे इन दोनों कंट्रीज का क्या इन्फ्लुएंस, क्या इफेक्ट रहा, वो हमें पढ़ना है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century मेनी वियतनामी स्टूडेंट्स वेंट टू जापान फॉर गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन. क्योंकि वियतनाम में उनको हायर लेवल एजुकेशन नहीं मिल रही थी, तो वो कहाँ जाने लगे? जापान. पर वहाँ पे भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, देखते हैं. दिस वॉज कॉल्ड द गो ईस्ट मूवमेंट. ये नाम प्लीज आप याद रखिए, ठीक है, कि एक नंबर में आ सकता है कि इस मूवमेंट का क्या मोटिव था. द प्राइमरी मोटिव फॉर गोइंग टू जापान वॉज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच फ्रॉम वियतनाम, द ओवरथ्रो द पपेट एम्परर एंड री एस्टैब्लिश द ग्यूवेन डायनेस्टी. वियतनाम में ग्यूवेन डायनेस्टी, याद रखिए, पहले रूल कर रही थी. फ्रेंच आए, उन्होंने इस डायनेस्टी को हटा दिया. तो स्टूडेंट्स क्या चाहते थे? जापान जाकर हम एजुकेशन लें
और उसके बाद फ्रेंच को हटा दें अपनी कंट्री से और गुएन डायनेस्टी को वापस ले आए. They appealed to the Japanese as fellow Asians. Now Japan had become a modern country and had successfully resisted the colonization by the West. तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने ट्राई की, बहुत सारी कंट्रीज को ट्राई किया था कॉलोनाइज करने के लिए, सो जापान में वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे कंट्री कॉलोनाइज करने के लिए. Its victory over Russia in 1907 proved its military capabilities. Vietnamese students established a branch of the Restoration Society in Tokyo. But क्या हुआ? After 1908, the Japanese Ministry of Interior clamped down on the revolutionary activities of the Vietnamese, and many revolutionaries were deported and forced to seek exile in China and Thailand, and Phan Bui Chau was also among them. वो जापान गए, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई, they tried, but at some juncture जो जापानीज अथॉरिटीज जो थी उन्होंने इनको डिपोर्ट कर दिया वापस, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर भेज दिया. दैट यू कैन नॉट कैरी आउट सच एक्टिविटीज इन आवर कंट्री. सो ये हमारा हो गया जापान का इन्फ्लुएंस. चाइना का देख लेते हैं. डेवलपमेंट्स इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट. इन 1911 अ पॉपुलर मूवमेंट अंडर सन यत सेन, ये चाइना के बहुत बड़े वो थे, नेशनलिस्ट थे, और आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये. सो a popular movement under Sun Yat-sen had overthrown the long established monarchy and a republic was set up चाइना में. The Vietnamese students were inspired by this development. जैसे जापान में उन्होंने जापानीज ने रशिया को जैसे रेजिस्ट किया था, वैसे इन्होंने भी अपनी मोनार्की को हटा के एक रिपब्लिक, चाइनीज रिपब्लिक बनाया था. तो वियतनामीज दोनों जगह से बहुत इंस्पायर हुए थे. सो वियतनामीज फॉर्म द एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज नाउ टू सेट अप अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इस एसोसिएशन ने बेसिकली क्या प्रूव किया कि नाउ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू थ्रो अवे द फ्रेंच, द ऑब्जेक्टिव इज टू थ्रो अवे द फ्रेंच प्लस टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, जैसे चाइना ने रिपब्लिक बना लिया, वैसे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू set up a democratic republic. Now ये बहुत important है, the communist movement and Vietnamese nationalism. The Great Depression of the 1930s had a profound impact on Vietnam. पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट आया था इसका. So वियतनाम में क्या हुआ? There was a steep fall in the prices of rice and rubber. This led to a rise in rural debts and unemployment and finally in rural uprisings. लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता गया, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ती गई धीरे धीरे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई. The provinces of Ghe and Ha Tinh were the important hotspots of rural uprising. These provinces were among the poorest, had an old radical tradition and have been called the electrical fuses of Vietnam. ये important है कि इन provinces को electrical fuses क्यों कहते थे? क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम अपहीवल होता था वियतनाम में, तो these two were the first to get affected. So they were called the electrical fuses because when the system was under pressure they were the first to blow. ठीक है, first to blow मतलब they were the first to get affected. However, the uprising was dealt with severely by the French. Even planes and bombs were used to suppress the uprising. तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद वियतनाम में प्रॉब्लम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ी, लोगों ने रेजिस्ट किया, रूरल अपराइजिंग्स हुई, 2 प्रोविंसेस में ज़्यादा अफेक्टेड था और फ्रेंच ने उसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया. ठीक है, तो ये आपका एक नोट में आ सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर था. In February 1930, Ho Chi Minh brought together competing nationalist groups to establish the Vietnamese Communist Party. ये बहुत important है, ठीक है. हो ची मिन ने बनाई थी 1930 में. It was later renamed as the Indo-Chinese Communist Party. ये बहुत important है, इसको आप प्लीज याद रखिए. And formation of Democratic Republic of Vietnam. In 1940, Japan occupied Vietnam. As part of its imperial drive to control Southeast Asia, Japan ने हमला कर दिया वियतनाम पे. So nationalists now had to fight against the Japanese as well as the French. तो अब 2 फॉरेन पावर से लड़ना था वियतनामीज को. फ्रेंच तो पहले थे ही, अब जापान भी उनके अगेंस्ट हो गया था. The League for the Independence of Vietnam, which came to be known as Viet Minh, fought the Japanese occupation and recaptured Hanoi in September 1945.
द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म्ड एंड हो ची मिन बिकेम द चेयरमैन। तो एक टेम्पररी ये बन गया था, जापान को हराने के बाद हनोई कैप्चर किया उन्होंने और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बन गया, जिसके हो ची मिन जो थे वो चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, कि जापान ने हमला किया और अब दोनों फॉरेन पावर से लड़ना था उनको। जापान को हरा के उन्होंने 1945 में हनोई को कैप्चर किया एंड चेयरमैन बने हो ची मिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के। एंड लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ पार्टीशन ऑफ वियतनाम, जो वियतनाम है वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कैसे डिवाइड हुआ, तो इस टॉपिक में हमें वो पढ़ना है। Now the French tried to regain control. They used the Emperor Bao Dai as their puppet in this endeavor. The Vietmen were forced to retreat to the hills. After 8 years of fighting, the Vietmen were able to defeat the French at Dien Bien Phu. ये आपको बस बेसिकली आप इसमें याद रखिए कि बाओ दाई वियतनामीज एम्परर थे, वो फ्रेंच की साइड हो गए थे। फ्रेंच वर यूजिंग हिम एज अ पपेट, तो वो चाहते थे कि वो उनकी हेल्प से वियतनाम को दोबारा, कुछ रीजन्स को दोबारा रिकैप्चर कर ले। Vietnam was divided in two countries, South and North. Ho Chi Minh and the communists assumed power in the North, and Bao Dai's regime took control of the South. तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बना था वो दो में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन थे? हो ची मिन वही रहे। ठीक है, बट उनको साउथ किसकी तरफ चला गया? फ्रेंच की तरफ बेसिकली, क्योंकि बाओ दाई किनके साइड थे? फ्रेंच की साइड थे। The Bao Dai regime was soon overthrown by a coup led by Ngo Dinh Diem, and Diem built तो ये obviously ये इतना जो इतनी strong गवर्नमेंट नहीं थी, जो बाओ दाई की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी strong नहीं थी। तो इस रूल के असम्पशन के थोड़े टाइम बाद ही इनकी गवर्नमेंट को उठा के एक नई गवर्नमेंट बना दी, किन्होंने? Ngo Dinh Diem। ठीक है, और इनकी गवर्नमेंट काफी रिप्रेसिव थी। डाइम बिल्ट अ रिप्रेसिव एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ही बिल्ट अ रिप्रेसिव एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इसे ऑब्वियसली साउथ वियतनाम में। ठीक है, गो डाइम। He retained Ordinance 10, a French law. ये Ordinance 10 आपको अच्छे से आना चाहिए कि what is the meaning of Ordinance 10. It permitted Christianity but outlawed Buddhism. Ordinance 10 बेसिकली क्या था कि बुद्धिज्म आपका नहीं माना जाएगा और क्रिश्चियनिटी विल बी वैलिड। And the National Liberation Front opposed the dictatorial rule of Dien Diem. The NLF took help from Ho Chi Minh government and fought for the unification of the country. ठीक है, तो ऑर्डिनेंस 10 आपको आना चाहिए कि क्या है ऑर्डिनेंस 10। फ्रेंच लॉ था, क्रिश्चियनिटी को जो वैलिड मानता था, बुद्धिज्म को आउटलॉ कर रहा था। एंड NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑब्वियसली उसने इसको अपोज किया। एंड NLF टुक हेल्प फ्रॉम हो ची मिन, मतलब नॉर्थ साइड से उन्होंने नॉर्थ वियतनाम से हेल्प ली एंड फोर्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अब हम आते हैं यूएस ऑक्यूपेशन के। हाउ डिड यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एंटर इनटू दिस वॉर, इनटू दिस सीन? सो द यूएस, सबसे पहले तो क्यों, व्हाई? द यूएस वाज एप्रीहेंसिव दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट regime would spark a chain reaction which could lead to formation of similar regimes in the surrounding parts of the world. In order to stop the spread of communism, the US attacked Vietnam. तो actually US is a capitalist country, ठीक है, which is opposite to communism. ये आप हमेशा याद रखिए कि US is a capitalist country. उसके जो basic principles, उसके जो ideas जिसको वो support करते हैं, they are capitalist in nature, ठीक है। And communism is totally opposite of capitalism. कम्युनिज्म स्टेट को, ठीक है, सोसाइटी को, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट जो है वो थोड़े बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सो दीज टू आर ऑपोजिट। तो यूएस को क्या डर था कि अगर वियतनाम जो है इंडिपेंडेंट हो जाए और वियतनाम में गवर्नमेंट बन जाए उनकी, तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई अगर वियतनाम में,
तो उसके जो सराउंडिंग एरियाज है उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने की, और धीरे धीरे ये जो कम्युनिज्म है ये पूरी कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में फैलता चला जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएस। इसीलिए दे अटैक्ड वियतनाम। So in order to stop the spread of communism, the US attacked Vietnam. The US occupation of Vietnam involved use of a high number of services personnel and also the use of latest warfare. तो उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल्स एंड बॉम्ब्स ये सब यूज किए थे। The widespread attacks and use of chemical weapons like napalm, Agent Orange and phosphorus bombs destroyed many villages and decimated jungles. ठीक है। सिविलियंस डाइड इन, तो ये हर वॉर का वैसे यही सीन होता है कि सिविलियंस डाइड इन लार्ज नंबर्स इन स्पाइट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड गुड मेडिकल सप्लाईज। द यूएस कैजुअलिटीज वर वेरी हाई इन वियतनाम। तो यूएस को काफी लॉस हुआ था। इवन द मोस्ट पावरफुल बॉम्बर्स ऑफ द टाइम, द B-52s वर यूज्ड इन द बैटल। About 47,000 US soldiers died and 3,03,000 were wounded. About 23,000 suffered 100% disability. तो हर जगह वॉर में दोनों साइड को हार्म होता ही है। एंड द स्ट्रगल ऑफ द, ये फिगर्स आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, दे जस्ट वांट टू शो कि यूएस को काफी हैवी लेवल पर हार्म हुआ था। द स्ट्रगल ऑफ द वियतनामीज पीपल अगेंस्ट द यूएस शोड दैट द इंस्पिरेशन ऑफ सेविंग द मदरलैंड कैन टर्न इवन द वीक इनटू अ बैटल फोर्स एंड द यूएस प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेटेड दिस फैक्टर। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट यूएस ने बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स, बहुत बड़ी आर्मी यूज की, बट Vietnamese were hurt. They were not weak, sorry. They were hurt, so they wanted to protect their motherland. ठीक है, भले कितनी बड़ी आर्मी उनके सामने आ जाए, so they fought with full vigor, with full bravery. तो भले ही उनकी आर्मी छोटी थी, उनके पास इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे, but because they wanted to protect their motherland, इसीलिए उन्होंने फुल फाइट अपनी दी, अपना फुल एनर्जी दी, and they were able to give a very good fight to the US. ठीक है, so इसमें यही कहना चाह रहे हैं। So this is it for this lecture, and we'll be back with the remaining topics plus the question and answers of this chapter in the next lecture. ठीक है, so but before that I would want that you watch this video at least twice, ताकि आपको सारे topics clear हो और आगे के topics and question answers समझ आए. So thank you so much for watching, and we'll be back with the next lecture soon.